हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता। आप सुन रहे हैं हमारे चैनल क्लब जीएसटी। और आज की रिविजनरी वीडियो है अबाउट ई वे बिल। ई वे बिल बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, सर ई वे बिल को आप पहले रिकॉर्ड कर दीजिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ ई वे बिल की रिवीजन। और आप हमारे क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 337 जो है वो अपने सामने रखेंगे फॉर डूइंग दिस रिवीजन। ई वे बिल, ई वे बिल के लिए जो बेसिक रूल है विच आर सपोज टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट इज रूल 138, जिसमें ई वे बिल के जनरेशन का सारा प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट जो है वो डिफाइन की गई है। ब्रॉडली स्पीकिंग, जब हम ई वे बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अपने को ये क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हेन ई वे बिल कब जनरेट किया जाना है, बाय हुम ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, हाउ ई वे बिल को वो कैसे जनरेट करेगा, और जो ई वे बिल जनरेट किया जाएगा उसकी वैलिडिटी जो होगी वो क्या होगी। इन चार बेसिक पॉइंट्स को आप पकड़ करके 138 को अपने माइंड में याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं व्हेन ई वे बिल कब जनरेट किया जाना है। तो रूल 138 सब रूल 1 वो ये कहता है कि कभी भी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कॉज कर रहा हो मूवमेंट ऑफ गुड्स, और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, वेन एवर देर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड ही इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, और वो गुड्स जिनकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000। आई एम रिपीटिंग, वेन एवर देर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन and he is causing movement of goods and the consignment value of the goods is more than 50,000, then e-way bill is required to be generated. So the base point is what? There should be movement of goods and the consignment value of the goods should be more than 50,000. एंड यहाँ आपको मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा, इन वर्ड्स को आपके माइंड में बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ आप सेट कर लीजिएगा कि 138(1) के हिसाब से ई वे बिल की रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी आएगी व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, द गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल बी मोर देन 50,000. And please everybody appreciate the word use movement of goods. 138(1) does not say whenever there is supply of goods. सो ई वे बिल का कंसेप्ट जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के कंसेप्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है विद द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इफ इन द ट्रांजेक्शन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, द ट्रांजेक्शन मे अमाउंट टू सप्लाई, द ट्रांजेक्शन मे नॉट अमाउंट टू सप्लाई। इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन ई वे बिल का कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में आएगा। नीचे टेबल में जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिखे, लेट्स सपोज फर्स्ट सिचुएशन, देयर इज पर्सन हु इज मेकिंग अ सप्लाई एंड दैट सप्लाई इज इन्वॉल्विंग मूवमेंट। सो सप्लाई है और मूवमेंट भी है, सप्लाई का फोकस छोड़ दो, मूवमेंट है, एंड प्रिज्यूमिंग दैट मूवमेंट इज ऑफ गुड्स व्हिच इज हैविंग कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000, ई वे बिल जो होगा वो जनरेट करना पड़ेगा। सेकंड सिचुएशन, सप्लाई की जा रही है बट उस सप्लाई में मूवमेंट नहीं है। आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे समझे हुए हैं जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स की जाती है पर मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप में जाते हैं, शॉप में जाकर के आप पेप्सी परचेज करते हैं, वही शॉप में खड़े रहे आप पेप्सी जो है पी करके खाली बोतल रख करके आ जाते हैं, तो सप्लाई तो हुई है पर मूवमेंट ऑफ गुड्स कहीं भी नहीं हुई है, तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी ई वे बिल। थर्ड सिचुएशन, देयर इज नो सप्लाई, सप्लाई नहीं करी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने गुड्स कहीं स्टॉक ट्रांसफर किए हैं, सप्लाई नहीं करी है, स्टॉक ट्रांसफर किए हैं, सप्लाई नहीं करी है, विद इन द स्टेक स्टॉक ट्रांसफर हुए हैं, सप्लाई नहीं है पर मूवमेंट है, ध्यान रखेंगे ई वे बिल हैज टू बी जनरेटेड। And to another important point to be noticed is, let's suppose there is a person who is a supplier of goods, he is making a supply of goods and that supply of goods is involving movement, ई वे बिल का concept picture में आएगा। And next point which is equally important, if there is a supplier of service, वो सप्लाई करता है सर्विस की बट उसकी जो सर्विस की सप्लाई है दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लीज बी वेरी क्लियर, ट्रांजैक्शन में सप्लाई ऑफ सर्विस हुई है बट मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व है तो ई वे बिल जो होगा वो पिक्चर में आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं, मैं कोचिंग सर्विसेज देता हूं पर मैं अपने सेंटर पर बुक्स भेजता हूं बच्चों के लिए, तो मैं अपने सेंटर पर बुक्स जब भेज रहा हूं, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्दो आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस बट माय सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन ई वे बिल का क्वेश्चन जो होगा वो आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो बिल्कुल इसे माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा। 138(1) जो कि ई वे बिल के बारे में बात करता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहता है ई वे बिल तब आएगा व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सच मूवमेंट मे बी under supply transaction or may be otherwise than by way of supply transaction. Such movement may be under supply of goods transaction, such movement may be under supply of service transaction. First point you are supposed to remember. Then the second equally important point is the movement of goods, जो goods involved होंगे that should be of consignment value
more than 50,000, consignment value CV more than 50,000. What is consignment value? तो वो कहते हैं जी वो कंसाइनमेंट वैल्यू का बड़ा सिंपल सा मतलब है, कंसाइनमेंट वैल्यू का बड़ा सिंपल सा मतलब है जो गुड्स जा रहे हैं, मान लीजिए सप्लाई ट्रांजैक्शन है और उस सप्लाई ट्रांजैक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो आपने उस सप्लाई का टैक्स इनवॉइस काटा होगा या बिल ऑफ सप्लाई काटा होगा, एज द केस में भी टैक्स इनवॉइस काटा होगा। रेगुलर सप्लायर है तो, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर है तो आपने बिल ऑफ सप्लाई काटा होगा। तो उस टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में जो गुड्स की मूवमेंट हुई है उसकी वैल्यू क्या है, और जो वैल्यू देखेंगे वो जीएसटी इंक्लूसिव वैल्यू देखेंगे। नॉर्मली आप जानते हैं जीएसटी में जब भी हम वैल्यू बोलते हैं तो वैल्यू में जीएसटी नहीं आता है, पर ई वे बिल के पर्पस के लिए जब हम बात करेंगे कंसाइनमेंट वैल्यू की तो ये हमेशा जीएसटी इंक्लूसिव वैल्यू होगी। सो आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया, उसके इनवॉइस में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू मोर देन 50,000, तो फिर ई वे बिल का क्वेश्चन जो है वो आएगा। अच्छा, अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं पर आपके ट्रांजैक्शन में गुड्स की मूवमेंट है, तो यहां जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं पर आपने गुड्स मूव किए हैं तो आपको गुड्स की मूवमेंट के लिए डिलीवरी चालान तो फिर भी बनाना पड़ा होगा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं आप सबको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ इनवॉइसिंग एंड डिलीवरी चालान क्लियर होंगे। ट्रांजैक्शन में इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई बनाया जाता है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली, एंड डिलीवरी चालान जो है वो बनाया जाता है इन अकॉर्डेंस विद रूल 55। सो अगर आपके गुड्स लेट्स सपोज विद इन दिल्ली स्टेट आप अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के पास स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट सप्लाई, आप डिलीवरी चालान के बेसिस पर गुड्स की मूवमेंट करेंगे। अब उस डिलीवरी चालान में जो गुड्स मूव हो रही हैं उन गुड्स की वैल्यू इफ दैट इज मोर देन 50,000 तो ई वे बिल जो होगा वो बनाना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आपकी इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई की जीएसटी इंक्लूसिव वैल्यू या आपकी डिलीवरी चालान में जो भी गुड्स आ रहे हैं उन गुड्स की वैल्यू इफ दैट इज मोर देन 50,000 तो फिर ई वे बिल जो होगा वो जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इन जनरल ई वे बिल आप तब जनरेट करते हैं व्हेन द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, मीनिंग देयर बाय अप टू 50,000 है तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं करते। अच्छा, अप टू 50,000 के केस में देयर आर टू एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अप टू 50,000 के केस में देयर आर टू एक्सेप्शंस जहां पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। रूल 138 ने उनको लिस्ट डाउन कर रखा है और वो एक्सेप्शंस है, अगर आप हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर, आप किस चीज के सप्लायर है, हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन गुड्स के सप्लायर। जी हाँ, ये वही हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टमैन गुड्स है जिसको लेकर के आपने सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कुछ छूट के बारे में पढ़ा था। आप है हैंडीक्राफ्ट या फिर क्राफ्टमैन गुड्स के सप्लायर, और लेट्स सपोज आप एक इंटरस्टेट सप्लायर है या फिर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और आपको सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से बचाया गया है, आपको सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से बचाया गया है 20 लाख या 10 लाख तक के काम करने की लिमिट पर। आपको याद करना पड़ेगा, सेक्शन 24 में डिस्कशन था। तो आप अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स या क्राफ्टमैन गुड्स के सप्लायर है जिनका इंटरस्टेट सप्लाई या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने की वजह से सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बनता था, पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके आपको अप टू एक टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन से बचा लिया और कहा आप एज अनरजिस्टर्ड पर्सन भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको उधर रजिस्ट्रेशन से बचाया गया है, लेकिन साथ ही में आपके ऊपर ई वे बिल रेस करना जो है वो मैंडेटरी किया गया है। आपको ई वे बिल तो रेस करना ही पड़ेगा इवन इफ वैल्यू ऑफ द गुड्स इज अप टू 50,000। तो ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन था, अगर आप हैं प्रिंसिपल, आप अपने गुड्स किसी जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क कराने के लिए भेज रहे हैं, आप प्रिंसिपल आप जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क कराने के लिए गुड्स भेज रहे हैं, और इंटर स्टेट जॉब वर्कर मतलब आप एक स्टेट में जबकि आप वाई स्टेट के जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क कराने के लिए भेज रहे हैं, तो ये दूसरा एक्सेप्शन था जहां गुड्स की वैल्यू अप टू 50,000 होगी तो भी आपको ई वे बिल जो होगा वो जनरेट करना पड़ेगा। याद रखें, दोबारा दोहराता हूं, 138(1) की स्टार्टिंग है, कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 देन ओनली ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड, बट देयर आर टू एक्सेप्शन। नंबर 1, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लायर जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से बचाया गया था अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट उसे ई वे बिल मैंडेटरी किया गया है। एंड सेकंड, इंटरस्टेट जॉब वर्क अगर आप कर रहे हैं देन इन दैट सिचुएशन ई वे बिल जो होगा वो जनरेट करना पड़ेगा। इन दो एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो बाकी और कोई भी केस हो उसमें 50,000 तक की वैल्यू के लिए ई वे बिल जनरेटेड नहीं करना है। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई पर्सन ई वे बिल नहीं जनरेट करना है फिर भी ई वे बिल जनरेट करना चाहे तो लॉ ने उसे रेड कार्पेट वेलकम दिया है, सर आप जैसे लोग का मिलते हैं जो नहीं करना फिर भी करना चाहते हैं तो आप ई वे बिल जनरेट करें, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी।
अब रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में फोकस रखूंगा। बिलीव मी, मान के चलिएगा कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है। जहां आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 होगी वहां आपको ई वे बिल जनरेट करना है, बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने आपको फिर भी रिलैक्सेशन दे रखी है, उसको उन्होंने 138.14 में लिस्ट डाउन किया हुआ है। वो सिचुएशंस काफी सारी है, उसको मैं लेटेस्ट स्टेज पर आपके साथ रिकॉन्साइल कराऊंगा। तो खैर अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग के लिए, टू स्टार्ट विद आप पहले माइंड में ये सेट कर ले, ई वे बिल का रूल कौन सा है, रूल 138। और रूल 138 के ये वर्ड्स बिल्कुल बाहर याद कर ले। ई वे बिल का क्वेश्चन तब आएगा व्हेन देयर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इन जनरल गुड्स जो मूवमेंट में है उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड। अच्छा जी, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ, ई वे बिल कब जनरेट करना होता है। फिर उसके बाद दूसरा बेसिक क्वेश्चन, ई वे बिल जनरेट कौन करेगा। तो 138 ने अलग अलग सिचुएशंस में एक्सप्लेन कर रखा है जी ई वे बिल कौन जनरेट करेगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं, प्रिसाइज तो मैं अंदर चार्ट्स में आपसे बात करूंगा, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं जी जो रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स की मूवमेंट कोज कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स की मूवमेंट कोज कर रहा है वो ई वे बिल जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। थोड़ा लैंग्वेज पर बड़े प्रिसाइज रहिएगा। इस चैप्टर में सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर में प्रिसाइज लीगल एक्यूरेसी नहीं है, वो इस चैप्टर को बड़ा रफली पढ़ते हैं। तो आज रिवीजन में आपको मौका है कि आप अपने आप को, जहां कहीं भी आपकी क्लैरिटी नहीं है, उसको आप ठीक तरीके से समझ लीजिएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कोज कर रहा है उसको ई वे बिल जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट करने से मेरा क्या मतलब है, आपको पता है ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए ये तैयार किया जाता है बाय सबमिटिंग कंसाइनमेंट डिटेल्स, जिन गुड्स की मूवमेंट होनी है उनकी डिटेल्स पार्ट ए में जो है वो सबमिट की जाती है। क्या गुड्स है, कितनी वैल्यू के हैं, एचएसएन क्या है, कहां से जाएंगे, किधर को जाएंगे, इस तरीके की डिटेल पार्ट ए में दी जाती है। पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी में इन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स दी जाती है कि इन गुड्स का ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस व्हीकल में होगा, उस व्हीकल का नंबर वगैरह क्या है, ट्रांसपोर्टर कौन है। तो प्लीज ध्यान में सुनिएगा, मैंने आपको ये बोला ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, तो मैंने बोला ध्यान से, ई वे बिल जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट। और वो स्टार्ट करेगा कैसे, वो पार्ट ए भर देगा, कंसाइनमेंट डिटेल्स एंटर्ड इनटू कर देगा, पार्ट ए भर दिया जाएगा। जैसे ही पार्ट ए में आप कंसाइनमेंट डिटेल्स डाल दोगे तो फिर इस ई वे बिल को एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर। अगेन वर्ड पर प्रिसाइज रखिएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा, यूनिक नंबर। फिर उसके बाद बोला जाएगा जी पार्ट ए आपने भर दिया, हमने एक यूनिक नंबर दे दिया है, अब आपके पास 15 दिन है, अब आपके पास 15 दिन है, 15 दिन के अंदर पार्ट बी भर के ई वे बिल कंप्लीट कर दो। 15 दिन है अब आपके पास, इस यूनिक नंबर के आने के बाद आप इसमें अब ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स भर के ई वे बिल जो है वो आप कंप्लीट कर दो। ठीक है जी, तो पार्ट ए में कंसाइनमेंट की डिटेल्स गई, एक नंबर मिल गया। अब 15 दिन के अंदर पार्ट बी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स है वो भरी जानी है और ई वे बिल कंप्लीट जनरेट किया जाना है। पार्ट बी कौन भरेगा, तो बेटा पार्ट बी कौन भरेगा वो डिपेंड करेगा कि इन गुड्स का ट्रांसपोर्टर कौन है। अगर जो सप्लायर गुड्स भेज रहा है उसके खुद अपने ट्रक्स है, हो सकते हैं उसके खुद अपने ट्रक है, वो अपने ट्रक में सामान लेकर के जाएगा, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टर भी यही है। उस केस में पार्ट बी यही भरेगा और अकॉर्डिंगली कंप्लीट ई वे बिल इसी ने जनरेट कर दिया। बट ऑन द कंट्रारी, जिस सप्लायर ने माल भेजा है उसके अपने ट्रक नहीं है, रेदर देन वो किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को एंगेज कर रहा है, उसकी सर्विसेज ले रहा है, उसकी सेवाएं ले रहा है, देन वो जो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है जो इन गुड्स को लेकर के जाएगा व्हीकल में, वो पार्ट बी भरेगा और अकॉर्डिंगली ई वे बिल जो होगा उस थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर के एंड पर जो होगा वो जनरेट किया जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिटेल्स जो होगा वो मैं अंदर चार्ट के थ्रू आपको दूंगा। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए मैं सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स भेज रहा हूं और मैं किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर की मदद से इस गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूं। तो मैंने जो गुड्स भेजे पार्ट ए में उसकी डिटेल दे दूंगा, मुझे एक नंबर मिल जाएगा और ट्रांसपोर्टर गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स डालेगा, पार्ट बी कंप्लीट करेगा। और प्लीज जब पार्ट बी कंप्लीट होगा तब ई वे बिल जनरेट हुआ है,
पार्ट ए भर देने से ई वे बिल नहीं भरा गया, पार्ट ए इज ओनली एन इनकम्प्लीट ई वे बिल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ई वे बिल कंप्लीट जनरेट कब हुआ है? जब पार्ट बी भरा गया है बाय द ट्रांसपोर्टर विद द ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। और मैं आपको बता दूं, जब पार्ट बी भर दिया जाएगा, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, तो अगेन इसको एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर को मैं बोलूंगा ई वे बिल नंबर। पहली क्लैरिटी, पार्ट ए भरने पर भी एक नंबर मिला था, पार्ट ए भरने पर भी एक नंबर मिला था, वो था यूनिक नंबर, उसे ई वे बिल नंबर मत बोलना, वो था सिंपल यूनिक नंबर। पार्ट बी भर देने पर ई वे बिल कंप्लीट हो गया है और अब उसे मिला है ई वे बिल नंबर। पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में कितना गैप हो सकता है? 15 डेज का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 15 डेज का गैप हो सकता है। पार्ट ए एक बार भर दिया तो 15 दिनों में पार्ट बी कंप्लीट करना, नहीं तो वो ई वे बिल ऑटो कैंसिल जो है वो हो जाएगा। चलिए जी, खैर दोहराते हुए बोलता हूं, जिसने माल बेचा उसने पार्ट ए भरा, नंबर मिला, फिर ट्रांसपोर्टर थर्ड पार्टी उसने पार्ट बी भरा, ई वे बिल कंप्लीट हुआ और ई वे बिल नंबर आ गया। अब ई वे बिल नंबर आ गया है, अब ये जो कंसाइनमेंट है इसको ट्रांसपोर्टर जो है वो आराम से लेकर के जा सकता है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड, और अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बाकी तो एकदम डिटेल्स अंदर चार्ट में कराऊंगा। मैंने आपके दो क्वेश्चन हैंडल किए। पहला क्वेश्चन, ई वे बिल कब जनरेट होना है? रिपीट, व्हेन देयर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज causing मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000। किसने जनरेट किया? तो जनरेशन में जो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कोज कर रहा है वो भी है एंड ट्रांसपोर्टर भी है। जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है वो पार्ट ए क्रिएट करेगा, नंबर ले लेगा, एंड विद इन 15 डेज ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स डाल के जो होगा ई वे बिल जनरेट करेगा, ई वे बिल नंबर जो होगा वो हाथ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो बेसिक माइंड में रखने का है, दैट इज हाउ, ये ई वे बिल जनरेट किस तरीके से होता है। तो जनरेट किस तरीके से होता है, इनफैक्ट यहां मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, पर अब आपसे एक यहां ध्यान में रखने वाली जो बात है, ये ई वे बिल जनरेट किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आपको पता है जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ई वे बिल जनरेशन भी कहां हो रहा है? ऑनलाइन। ये भी पोर्टल पर किया जा रहा है, बट यू गाइस आर सपोज्ड टू रिमेंबर, जो पोर्टल यूज की जाती है फॉर ई वे बिल जनरेशन वो सेपरेट पोर्टल है। जो आप रूटीन कोर्स में अपनी टैक्स पेमेंट या फिर रिटर्न फाइलिंग्स के लिए यूज करते हैं वो आपकी एक सेपरेट पोर्टल है, और ई वे बिल जिस पोर्टल पर जनरेट किया जाता है वो आपकी जो है सेपरेट पोर्टल है। तो इस क्वेश्चन में हाउ ई वे बिल इज जनरेटेड, मैं बेसिकली आपको ये ध्यान रखने के लिए बोलना चाहता हूं। आप ध्यान रखना, ई वे बिल की जो पोर्टल है ये उस पर जनरेट किया जाता है। ई वे बिल की पोर्टल पर और कोई काम नहीं होता, इस पर दिन रात सुबह शाम लाखों ई वे बिल ही क्रिएट होते हैं। जो दूसरी पोर्टल है जो जर्नली यूज होती है, उस पोर्टल पर क्या काम होता है? उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उस पोर्टल पर आपकी टैक्स पेमेंट होती है, आपके लेजर्स मेंटेन होते हैं, उस पोर्टल पर आप रिटर्न सबमिट करते हैं, उस पोर्टल पर आपकी कुछ कमी पेशी रह जाती है तो आपके अगेंस्ट स्क्रूटनी वगैरह के नोटिस आते हैं, अपील्स वहीं फाइल होती है, मतलब बाकी सारे काम उस पोर्टल पर होते हैं। सिर्फ ई वे बिल वाला काम जो है वो आपकी सेपरेट ई वे बिल पोर्टल पर होता है। अच्छा, जो आपकी नॉर्मल रेगुलर पोर्टल है उसको मेंटेन किया जा रहा है बाय जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नॉन प्रॉफिट कंपनी के द्वारा, जबकि ई वे बिल पोर्टल जो है वो आपकी मैनेज की जा रही है बाय एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये जीएसटी में हम बहुत बार वर्ड यूज करते हैं कॉमन पोर्टल, इसमें कॉमन पोर्टल कौन सी होती है? तो मैं आपको यहाँ बोलूंगा, आप भी ध्यान रखें क्लैरिटी के लिए, बेटा जो आपकी बेसिक पोर्टल है जिस पर सारे काम हो रहे हैं, जीएसटीएन हैंडल कर रहा है, वो भी कॉमन पोर्टल है, और जो आपकी ई वे बिल पोर्टल है जिस पर ई वे बिल बनाए जा रहे हैं वो भी कॉमन पोर्टल है। बिकॉज कॉमन पोर्टल का बेसिकली मतलब ये है कि सेम पोर्टल इज बीइंग यूज्ड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट अपनी अलग पोर्टल बनाए, सेंटर स्टेट अलग बनाए, बहुत सारी पोर्टल हो जाएंगी। तो जीएसटी में वो कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सेंटर एज वेल एज स्टेट बोथ आर यूजिंग द सेम पोर्टल, इस वजह से बोथ द पोर्टल्स आर कॉमन पोर्टल्स। बाकी सेक्शन 146 टॉक्स अबाउट कॉमन पोर्टल एंड 146 में वो कहते हैं जी कॉमन पोर्टल क्या होती है। कॉमन पोर्टल वो होती है जिसे गवर्नमेंट काउंसिल से रिकमेंडेशन के बाद नोटिफाई कर देती है जी ये पोर्टल है जिसे हम यूज करेंगे। तो वो ये जीएसटीएन वाली पोर्टल भी उसमें नोटिफाइड है एंड एज वेल एज ई वे बिल वाली पोर्टल भी जो है वो उसमें नोटिफाइड है।
और इनफैक्ट जस्ट फॉर नॉलेज ई इनवॉइसिंग भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, मई 2020 के सिलेबस में तो नहीं है बट नवंबर 2020 के सिलेबस में आएगा। ई इनवॉइसिंग के लिए अलग पोर्टल मेंटेन की गई है और वो भी कॉमन पोर्टल है, बिकॉज वो पोर्टल वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेंटर और स्टेट जो होंगे वो दोनों शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो आप इस पोर्टल पर ई वे बिल जनरेशन स्टार्ट करते हैं। सप्लायर यहां जाकर के पार्ट ए भरता है और पोर्टल उसे एक नंबर देती है, फिर विदिन 15 डेज ट्रांसपोर्टर आकर के पार्ट बी में ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डाल करके ई वे बिल जनरेट करता है और पोर्टल अब उसे ई वे बिल नंबर जो है वो दे देती है। अच्छा, एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज जो नंबर मिलेगा वो कितने दिन के लिए वैलिड है? 15 डेज के लिए। जो ई वे बिल नंबर मिलेगा वो कितने दिन के लिए वैलिड है? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। जो नंबर मिला पार्ट ए भर के वो 15 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगा। जो ई वे बिल नंबर मिला पार्ट बी भर के कंप्लीट ई वे बिल बनाने के बाद वो कितने दिन के लिए वैलिड है? तो गवर्नमेंट कहती है जी सुनिए, जो पार्ट बी भरने के बाद ई वे बिल तैयार हो गया, ई वे बिल नंबर दे दिया गया, अब वो ई वे बिल बेसिकली तैयार हुआ है गुड्स की मूवमेंट को कवर करने के लिए। गुड्स किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, तो वो कितनी दूर जा रहे हैं, उनका कितना लंबा ट्रांसपोर्टेशन है, वो डिपेंड कराएगा कि ई वे बिल नंबर जो मिला है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है। अगर गुड्स मान लीजिए सिर्फ 20 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं तो ई वे बिल की वैलिडिटी पीरियड अलग होगी। गुड्स अगर 2000 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं डेफिनेटली तो उसका वैलिडिटी पीरियड जो होगा वो अलग होगा। एंड रूल 138 ने वंस द ई वे बिल स्टैंड्स जनरेटेड, तो उस ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होगी उसको उन्होंने जो है वो बताया हुआ है। और उन्होंने बोला है इन जर्नल ई वे बिल जो एक बार जनरेट होगा, ध्यान से सुने, इन जनरल ई वे बिल जो एक बार जनरेट हो गया है उसकी वैलिडिटी कुछ इस तरीके से होगी, 100 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाएगा। 100 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 100 एक दिन मिलेगा। 100 से ऊपर अगर आपका और डिस्टेंस है तो एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर उसके लिए आपको एक दिन जो होगा वो और मिलेगा। कहने का मतलब अगर जो ई वे बिल क्रिएट हुआ है वो पॉइंट ए, प्लेस ए से प्लेस बी के लिए जो है वो क्रिएट किया गया है, अब ये डिस्टेंस जो है अगर 120 किलोमीटर है तो फर्स्ट 100 किलोमीटर की कवरेज के लिए एक दिन हो गया, देन एडिशनल 20 किलोमीटर उसके लिए एक दिन और मिलेगा। तो टोटल मिलाकर के अगर आपको बात करूं तो आपके 120 किलोमीटर के पर्पस के लिए आपके ई वे बिल की वैलिडिटी जो होगी वो होगी 2 दिन। और ये 2 दिन काउंट कहां से किए जाएंगे? काउंट कहां से किए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने ई वे बिल जैसे ही जनरेट किया पार्ट बी कंप्लीट करके, आपको मिल गया ई वे बिल नंबर, इस दिन से आपका वैलिडिटी पीरियड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ई वे बिल नंबर दे दिया गया, ई वे बिल कंप्लीट जनरेटेड है, नंबर दे दिया गया है, वहां से इसका वैलिडिटी पीरियड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर मैंने ई वे बिल जो जनरेट किया है वो मैंने 2 मार्च को शाम 5 बजे जनरेट किया है, तो मेरा वैलिडिटी पीरियड इस 120 किलोमीटर के लिए क्या होगा? वो कहते हैं जी अगर ऐसा केस है 5 बजे शाम को अगर आपने जनरेट किया है तो आपका जो पहला दिन होगा, 2 मार्च को आपने जनरेट किया 5 बजे, आपका जो पहला दिन होगा वो 3 मार्च को शाम 5 बजे की बजाय रात के 12 बजे का समझा जाएगा। ये उन्होंने लिखा हुआ है। 2 मार्च को 5 बजे अगर ई वे बिल जनरेट हुआ है तो पहला दिन 3 मार्च 5 बजे एंड ना होकर के 3 मार्च रात को 12 बजे एंड समझा जाएगा। और आपको क्योंकि 2 दिन की वैलिडिटी है तो आपकी एक्चुअल वैलिडिटी होगी वो 4 मार्च रात 12 बजे तक की होगी। आपको उतने पीरियड के दौरान ये डिस्टेंस जो होगा वो कवर करना होगा। वैलिडिटी पीरियड को लेकर के एक स्पेशल पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक तो ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने कहा कई बार जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कई बार जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होते हैं ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो जिससे हमारा बेसिकली मतलब ये होता है, आपने कई बार देखा होगा रास्ते पर ट्रक जा रहा है, ट्रक में जो है वो सरिये डले हुए हैं और वो सरिये ट्रक से बाहर थोड़े से निकले रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ओडीसी।
जब कोई कार्गो ऐसा है वो जिस कन्वेंस में जाएगा वो उसकी डायमेंशन से बड़ा है और वो अकॉर्डिंगली उस कन्वेंस की डायमेंशन से बाहर थोड़ा बहुत लटक रहा है, तो ऐसे कार्गो को बड़ा संभाल करके ले जाना पड़ेगा, कन्वेंस को स्पीड से नहीं चला सकते। तो उन्होंने वो एश्योर करने के लिए उस केस में जो वैलिडिटी ई वे बिल की होती है वो अलग तरीके से काउंट करते हैं। वो कहते हैं ओडीसी के लिए आपको 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा, 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा। तो अगर ओडीसी 120 किलोमीटर जाएगा तो इसका मतलब यहां आपको वैलिडिटी के जो होंगे वो 6 डेज जो होंगे वो मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इस वैलिडिटी पीरियड को लेकर के आप इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक रिसेंट में अमेंडमेंट हुई है। मैं बोल देता हूं अमेंडमेंट क्या है। वो कहते हैं जी अमेंडमेंट ये करी है कि अगर आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है अंडर द कंसेप्ट ऑफ एमएमटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर आप गुड्स जो ले जा रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर मोड से नहीं करेंगे, उसमें मल्टीपल मोड से इन्वॉल्व रहेंगे। थोड़ा डिस्टेंस व्हीकल से कवर किया जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस रेलवे से कवर किया जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस सी से कवर किया जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस जो होगा वो एयरक्राफ्ट से कवर किया जाएगा। देन इन दैट सिचुएशन इट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन विच इज इन्वॉल्विंग मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट से ये प्रोवाइड किया गया है अगर कंसाइनमेंट ओडीसी नहीं है पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन वाला है जिसमें सी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, जिसमें सी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, देन इन दैट सिचुएशन इस केस में भी जो वैलिडिटी मिलेगी वो ओडीसी कंसाइनमेंट को जो मिलती है वही मिलेगी। सो आज की डेट में नेट पोजीशन ये है, वंस ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड इट्स वैलिडिटी पीरियड शैल बी in case of ODC या non-ODC consignment but involving MMT with sea transportation तो 20 किलोमीटर और पार्ट 1 डे। अदर कंसाइनमेंट्स, ऑल अदर कंसाइनमेंट्स उनके लिए वैलिडिटी पीरियड इज 100 किलोमीटर 1 डे फॉर एवरी एडिशनल 100 और पार्ट another 1 day. This way the validity period has to be computed. So I am coming back to rule 138. These 4 questions in principle are complete when I am repeating registered person causing movements of goods of consignment value more than 50,000. कौन जनरेट करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन पार्ट ए कंसाइनमेंट डिटेल्स भरेगा और नंबर ले लेगा, और ट्रांसपोर्टर पार्ट बी ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स भर के कंप्लीट ई वे बिल जनरेट करेगा जब ई वे बिल नंबर साथ में दे दिया जाएगा। जनरेट कहाँ हो रहा है? पोर्टल पर हो रहा है, पोर्टल से नंबर दे रही है, पोर्टल सेपरेट है, ई वे बिल पोर्टल है जिसको एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो मेंटेन कर रहा है। एंड वैलिडिटी क्या होगी? ई वे बिल नंबर एक बार मिल गया सो विद इन द गिवन वैलिडिटी पीरियड एज एक्सप्लेन टू यू डिपेंडिंग अपॉन ओडीसी है, एमएमटी है या अदर है, उसके हिसाब से वैलिडिटी जो होगी वो मिलेगी। अच्छा, वैलिडिटी को लेकर के एक बात आपको और बोल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल कार्गो ट्रक लेकर के जा रहा है, रास्ते में कहीं पुल टूट गया, ट्रक अटक गया, या रास्ते में कहीं दंगा था तो वो रास्ता बंद हो गया, पुलिस ने वो रास्ता बंद कर रखा है, या लैंडस्लाइड हो गई, ट्रक को रुकना पड़ा, आगे नहीं जा सकता, या ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, एन नंबर ऑफ सिचुएशन कैन बी देयर, जिसकी वजह से विद इन द स्पेसिफाइड वैलिडिटी पीरियड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो लॉ ने उस सिचुएशन को भी विजुलाइज किया है और साथ में प्रोविजंस डाले हुए हैं कि जी जो वैलिडिटी पीरियड है वो तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जेन्युइन सर्कमस्टांसिस में एक्सटेंशन जो है वो भी पॉसिबल रहेगा, एक्सटेंशन जो होगा वो भी पॉसिबल रहेगा। सर एक्सटेंशन के लिए क्या मुझे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा? नो, डिपार्टमेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही एक्सटेंशन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सर एक्सटेंशन कितने डेज का मिलेगा? बेटा एक्सटेंशन के लिए कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज नहीं है, डिपेंड करेगा कि आप जब एक्सटेंशन मांग रहे हैं आपका बैलेंस डिस्टेंस ट्रैवल कितना बचा हुआ है, उस बैलेंस डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हुए जो है वो आपको एक्सटेंशन देंगे। सर क्या मैं एक्सटेंशन के लिए शुरुआत में अप्लाई कर दूं? नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई आप बिल्कुल बिगनिंग में एक्सटेंशन कैसे मांगेंगे? जब आपकी ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड खत्म होने वाली होगी और आप लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हुए हैं, ओरिजिनल वैलिडिटी खत्म होने वाली है लेकिन आप डेस्टिनेशन के करीब तक नहीं पहुंचे हुए हैं, आप एक्सटेंशन के लिए उस स्टेज पर जो है वो अप्लाई करें।
और अगर ऐसा हुआ कि आपका ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया, ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया, क्या उसके बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है? अच्छा सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली तो बेटा सुनिएगा क्या होगा, अगर आपका ओरिजिनली वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया तो नॉर्मली क्या मतलब है, एक्सपायर होने का मतलब अब वो ई-वे बिल इनवैलिड हो गया। अब जो चीज इनवैलिड हो गई उसका एक्सटेंशन कैसा, वो तो चीज ही इनवैलिड हो गई। पर प्लीज ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट इस सेक्टर से रिलेटेड ये करी है कि उन्होंने ये बोला है कि अगर ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो भी जाता है तो भी आप बाद में भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर मैक्सिमम विद इन 8 आवर्स। ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है एक बार के लिए, ई-वे बिल भले ही इनवैलिड हो चुका हो, लेकिन अगर आप फिर भी 8 घंटे के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन जो होगा वो एडमिट करेंगे और एक्सटेंशन दे देंगे। आपका ई-वे बिल जो होगा वो वैलिड के स्टेटस में ही रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये वैलिडिटी से रिलेटेड मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं ये बिगनिंग की स्टेज पर इसीलिए बोले हैं बेटा कि ये इस अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बिकॉज ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। बाकी 138 में हर एक एक्सपेक्ट्स की डिटेल्स जो होगी वो हम अंदर चार्ट की मदद से करेंगे। एक ब्रॉड आउटलाइन जो है वो मैंने आपको दे दी है। सर ये ई-वे बिल हमसे बनवाया क्यों जा रहा है? हम तो जब गुड्स अप्लाई करते हैं तो उसका टैक्स इनवॉइस वैसे ही बनाते हैं। गुड्स अगर जाते हैं तो टैक्स इनवॉइस एज अ स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट, एज अ कवरिंग डॉक्यूमेंट जो है वो कन्वेंस वाला लेकर के ही जाता है। फिर ई-वे बिल क्यों बनवाया है? तो यहाँ प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, आप जब कभी गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आप इनवॉइस बनाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेक्शन 31 कहता है आप इनवॉइस बनाते हो, वो आपका कवरिंग डॉक्यूमेंट होता है, बट वो इनवॉइस आप कहाँ बनाते हो? अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स में। और वो इनवॉइस आप, मतलब आपसे मेरा मतलब जो गड़बड़ी करने वाला पर्सन है वो बाद में कभी भी फाड़ सकता है, अपने ट्रांजेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो ये जो ई-वे बिल का कंसेप्ट उन्होंने डाला है ये आप अपनी बुक्स में नहीं बना रहे, ये आप कहाँ बना रहे हैं? पोर्टल पर। और एक बार ई-वे बिल क्रिएट हो गया तो फिर अकॉर्डिंगली आपके द्वारा इस ट्रांजेक्शन को इरेज करना जो होगा वो फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो ई-वे बिल से गवर्नमेंट एज अ एडिशनल मेजर ये इंश्योर करा रही है कि ट्रांजेक्शन जो है वो बाद में जो है किसी तरीके से मैनिपुलेट जो है वो ना किए जाए। ई-वे बिल गवर्नमेंट की पोर्टल पर क्रिएट हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका कई बार जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सप्लाई की वजह से नहीं, अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई होता है। तो वहां पर आप डिलीवरी चलान बना रहे होते हो, बट अगेन अपनी बुक्स में बना रहे होते हो। गवर्नमेंट कह रही है जी आप ई-वे बिल भी बनाओ हमारी पोर्टल पर। सर ये हमें बहुत तकलीफ नहीं देगा, हमें एडिशनल कंप्लायंसेस का बर्डन नहीं डालेगा? डालेगा, नो डाउट ये डालेगा, बट गवर्नमेंट ने आपको ये बर्डन सब ना लगे इसलिए ई-वे बिल जनरेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रखा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड। ई-वे बिल को आप इनफैक्ट अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी जनरेट कर सकते हो। गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि ये किसी को बर्डन सम ना लगे। सर अगर ई-वे बिल नहीं जनरेट किया तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करोगे तो इसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर गुड्स लेकर के जा रहा है, ई-वे बिल नहीं है, रास्ते में उसकी अगर क्रॉस चेकिंग हो गई तो फिर कंसाइनमेंट रोक लिया जाएगा, उस कन्वेंस एज वेल एज गुड्स को जो होगा वो सीज कर लिया जाएगा। बात समझ आई? तो इस ई-वे बिल को ये मत लेना ये गवर्नमेंट की तरफ से बस ऐसे ही स्पेसिफाइड प्रोसीजर है। गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत सीरियस है और इतने कंसाइनमेंट डेली बेसिस पर पकड़े जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोविजन। सेक्शन 68 इज देयर, सेक्शन 68 इज देयर। रूल 138 ने तो बोला आपको कि ई-वे बिल बनाना है, नहीं बनाया तो कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। सेक्शन 68 इज देयर जिसमें प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर होती है। क्या पावर होती है? इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। गुड्स इन मूवमेंट का मतलब कोई ट्रक है वो गुड्स जो है लेकर के जा रहा है, तो ये गुड्स क्या है? गुड्स इन मूवमेंट। इनको हम गुड्स इन ट्रांसिट भी कह सकते हैं। एंड सेक्शन 68 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रक, कोई भी व्हीकल, कोई भी कन्वेंस गुड्स लेकर के जाएगा तो इस कन्वेंस का जो पर्सन इंचार्ज है उसके लिए ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया है कि वो अपने साथ इन गुड्स के स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो होगा वो कैरी करेगा। और स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ इनवॉइस नहीं बल्कि ई-वे बिल भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है विच दिस पर्सन इज सपोज्ड टू कैरी। तो सेक्शन 68 प्रॉपर ऑफिसर को
पावर देता है कि आप इन ट्रांजिट कन्वेंस को चेक करें, मेक श्योर करें कि वो जो कन्वेंस है वो अपने साथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो लॉ ने बोले हैं वो अपने साथ लेकर के चल रहा हो। मैं सेक्शन 68 की डिटेलिंग थोड़ी सी आपको देता हूं। मान लीजिए देयर इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ही इज मेकिंग, लेट्स सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल, अ B2B सप्लाई, सामने रेसिपिएंट GST रजिस्टर्ड है। अब इस सप्लायर ने जो गुड्स उसको बेचे हैं वो गुड्स उसे रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस पर डिलीवर करने हैं। तो अकॉर्डिंगली उस गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो है वो बात करी। अब वो ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रक में गुड्स लेकर के जाएगा। सो गुड्स है इस ट्रक में, ट्रक क्या है हमारा, कन्वेंस, और ट्रक वाले को मैं एक सिंपल वर्ड दे रहा हूं, पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज आप नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टर बोलते हो, मैंने थोड़ा सा आपको लैंग्वेज जो लो वाली थी वो वाली बोल दी। गुड्स जा रहे हैं ट्रक में, मैंने उसको क्या नाम दिया, कन्वेंस, और जो ट्रांसपोर्टर है मैंने उसको क्या नाम दिया, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। ऐसा मैंने क्यों किया है, बट नॉर्मली जब आप ट्रांसपोर्टर वर्ड यूज करते हो तो ट्रांसपोर्टर वर्ड बेसिकली यूज होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उनके लिए, बट एक्चुअल में जो गुड्स की मूवमेंट होती है वो जरूरी नहीं है सिर्फ व्हीकल ट्रक में हो, वो वेसल में भी हो सकती है, वो एयरक्राफ्ट में भी हो सकती है, वो रेलवे में भी हो सकती है। तो मैंने कन्वेंस वर्ड यूज करके ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कवर कर लिए, एंड पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस रख करके मैंने अकॉर्डिंगली उस कन्वेंस का जो भी इंचार्ज पर्सन है उन सबको जो है वो कवर कर लिया। बाकी आपके दिमाग में जनरली जब मैं बोलता हूँ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रक वाले की इमेज आती है, तो मैंने डायग्राम में ट्रक ही यूज किया है कि हम जनरल इमेज से डिस्कशन ले लें। तो अब ये जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस कन्वेंस ऑफ दिस मोटर व्हीकल है, सेक्शन 68 ने उसको ऑब्लिगेटेड किया है कि यू आर सपोज्ड टू कैरी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स विद यू एंड ऑल्सो सर्टेन स्पेसिफाइड डिवाइसेस विद यू। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। So far as document is concerned, PIC of conveyance, person in charge of conveyance is supposed to carry documents जिनको हम broadly दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ बेस डॉक्यूमेंट, दूसरे को बोल रहा हूँ मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। बेस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, जो भी सेक्शन 31 के हिसाब से तैयार किया जाता है। नॉर्मल सप्लायर जो होगा वो टैक्स इनवॉइस तैयार कर रहा होगा, आपका जो कंपोजिशन वाला होगा वो बिल ऑफ सप्लाई तैयार कर रहा होगा। और अगर जो मूवमेंट है वो सप्लाई वाली मूवमेंट नहीं है, वो अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई वाली मूवमेंट है, तो जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा होगा वो हो रहा होगा डिलीवरी चलान एज पर रूल 55। क्लियर है? तो ये बेस डॉक्यूमेंट है। इन जनरल जो ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेके जा रहा होगा वो टैक्स इनवॉइस बेस डॉक्यूमेंट कैरी करता है, एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल ही इज सपोज्ड टू कैरी। सर क्या रीजन है कि आप ई वे बिल को एडिशनल डॉक्यूमेंट कह रहे हो? तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भी। मैंने आपको बताया रूल 138(1) के हिसाब से ई वे बिल इन जनरल कब बनना है, जब कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000। अगर एक ट्रांसपोर्टर जिन गुड्स को ले जा रहा है, लेट्स सपोज उनकी वैल्यू सिर्फ 30,000 है, तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। बट प्लीज ध्यान में रखिएगा, इनवॉइस इज स्टिल रिक्वायर्ड या डिलीवरी चलाने स्टिल रिक्वायर्ड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां ई वे बिल नहीं है बट फिर भी इनवॉइस या डिलीवरी चलान तो होने ही है। इस वजह से वो डॉक्यूमेंट क्या है, बेस डॉक्यूमेंट, एंड ई वे बिल क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय रूल 138। एम आई क्लियर? एंड सेक्शन 68 ये कहता है वट एवर द बेस डॉक्यूमेंट्स आर देयर, वो प्लस रूल 138 का ई वे बिल जो होगा वो हर पर्सन इन चार्ज को जो होगा वो कैरी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कभी गुड्स इंपोर्ट हुए हैं, अगर कभी गुड्स इंपोर्ट हुए हैं बाहर से इंडिया में आए हैं, तो बाहर से इंडिया की जो मूवमेंट है कस्टम पोर्ट तक की, डेफिनेटली उसके लिए तो ई वे बिल नहीं हो सकता, वो तो एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। पर पोर्ट से जब आप उन गुड्स को छुड़ा करके अपनी प्रीमाइस पर लेकर के आओगे, पोर्ट से उन गुड्स को छुड़ा करके जब आप अपनी प्रीमाइस पर लेकर के आओगे विद इन इंडिया का ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इस केस में आपको कस्टम में जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी वो बिल ऑफ एंट्री एज अ बेस डॉक्यूमेंट लगानी होगी, एंड साथ में लगाना होगा ई वे बिल। क्लियर है जी? तो सेक्शन 68 में ये सब बातें बेटा क्लियर कट लिखी हुई है कि ये बेस डॉक्यूमेंट है विच अ ट्रांसपोर्टर इज सपोज्ड टू कैरी।
अच्छा, अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। सो फार एज ई वे बिल इज कंसर्न, लो ये प्रोवाइड करता है, जो ट्रांसपोर्टर है वो ई वे बिल की फिजिकल कॉपी प्रिंट आउट वो कैरी कर सकता है, और कन्वीनियंस देने के लिए उन्होंने उसको बोला है कि आप ई वे बिल नंबर इन ई फॉर्म जो है वो कैरी कर सकते हैं। दोहराता हूं, सो फार एज योर ई वे बिल इज कंसर्न, ई वे बिल की आप फिजिकल कॉपी फिजिकल प्रिंट आउट कैरी कर सकता है ट्रांसपोर्टर टीआईसी, या वो ई वे बिल नंबर भी सिर्फ कैरी कर सकता है। और यहाँ ई वे बिल नंबर इन ई फॉर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अपने मोबाइल में ई वे बिल की सॉफ्ट कॉपी रखनी है, आपको सिर्फ ई वे बिल बनाने पर जो ई वे बिल नंबर मिला है ना, वो ई वे बिल नंबर आपके पास है तो उससे भी काम चल जाएगा। रास्ते में अगर चेकिंग होती है तो आप ऑफिसर को वो ई वे बिल नंबर बोल देना, ऑफिसर उस ई वे बिल नंबर को उस ई वे बिल पोर्टल पर डाल करके बाकी सारी डिटेल्स अपने आप ऑब्टेन कर लेगा और अपने आप क्रॉस चेक कर लेगा कि आप सही गुड्स प्रॉपर डिटेल्स दे करके ले जा रहे हो या फिर नहीं ले जा रहे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 68 में एक और बात जो लिखी हुई है टू बी नोटेड, वो ये है कि पीआईसी को स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं एंड स्पेसिफाइड डिवाइसेस भी कुछ कैरी करनी है, ये भी ऑब्लिगेशन में डाला गया है। अब ये डिवाइसेस क्या है, तो ये डिवाइसेस बेटा इन्होंने फ्यूचर रेडी कंसेप्ट लिया है। उन्होंने डिवाइसेस जिनको विजुलाइज किया है वो है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, RFID। आजकल आपने वो फास्टैग वगैरह का कंसेप्ट सुन रखा है कि आप टोल से जाते हैं तो गाड़ी पर आपका वो फास्टैग होना जरूरी है, और जैसे ही गाड़ी आपकी उस टोल को क्रॉस करेगी वो टोल जो होगा अपने आप ही उस पर इस तरीके की मशीनरी है कि वो आपके RFID टैग, वो जो फास्टैग होगा उसको रीड कर लेगी और आपका टोल वगैरह जो होगी आपके लिंक्ड अकाउंट से काट लेगी। तो ऐसी ही डिवाइस जो होती है उसको हम बोलते हैं RFID। सो उन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है नोटिफाइड क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर, नॉट एवरी ट्रांसपोर्टर बट नोटिफाइड क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर, मीनिंग देयर बाय जो बड़ा काम करते हैं, कैपेबल है, उन ट्रांसपोर्टर को बोला गया है कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और RFID नाम की डिवाइसेस आप अपने कन्वेंस पर जो होगा वो अफिक्स करेंगे। क्यों करेंगे? जो ई वे बिल आप जनरेट करेंगे आप उस RFID डिवाइस पर उसको मैप कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब इस तरीके से मैप किया हुआ ई वे बिल के साथ आप गुड्स लेकर के जाएंगे तो ऑन द वे हमने RFID डिवाइस रीडर लगा रखे होंगे जो वहां से सारी डिटेल्स जो होगा वो रीड कर लेंगे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी को बेसिकली जीएसटी में उन्होंने इनबिल्ट करने की कोशिश करी है। बाकी फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं 2020 अटेम्प्ट के लिए आप डिवाइसेस के ऊपर स्पेशल फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज एट प्रेजेंट कोई भी ट्रांसपोर्टर की क्लास अभी नोटिफाइड नहीं की गई है जिसके लिए मैंडेटरी हो कि RFID आपको लगाना है। तो ये जैसा आपके नॉलेज के पर्पस के लिए था। आप फॉर द टाइम बिंग के लिए फोकस रखें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आर यू क्लियर विद दिस? सो एज अ PIC of conveyance you are supposed to carry basic documents, tax invoice, bill of supply, delivery challan, bill of entry and additional document e-way bill. Another point to be taken note of, ये जो आपका टैक्स इनवॉइस है, आपने शायद सुना हो आजकल ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत चल रहा है। ई इनवॉइसिंग सुना भी है, नहीं सुना? मस्ट भी सुना होगा। तो ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत चल रहा है। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से ई इनवॉइसिंग जो है वो मैंडेटरी भी करी है फॉर सर्टेन सप्लायर। मैं 2020 के अटेम्प्ट के लिए तो ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट मैंडेटरी नहीं है, पर जो रूल्स है ई वे बिल के रूल्स, उन्होंने उस ई इनवॉइसिंग को विजुलाइज करके कुछ बात लिखी हुई है। तो वैसे तो एग्जामिनर इसको नहीं पूछेगा बिकॉज ई इनवॉइसिंग में 2020 के लिए नहीं है। बाकी बात कोई बहुत बड़ी और टेक्निकल बात नहीं है, तो हम 2 मिनट में उस बात को भी समझ लेते हैं। आप नॉलेज व्यू पॉइंट से समझ लो या फिर रूल में लिख के इस एंगल से बता रहा हूँ, इस एंगल से समझ लो। ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट आपको स्लाइटली बता रहा हूँ। सो आपकी एक पोर्टल है GST पोर्टल, जिसको GSTN मैनेज कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक पोर्टल है ई वे बिल पोर्टल, जिसको NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मैनेज कर रहा है। और ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट में गवर्नमेंट ने एक और पोर्टल भी खड़ी कर दी है, इनवॉइस पोर्टल, जिसको IRP बोलते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये कई सारी पोर्टल उन्होंने बनाई है। अभी प्रेजेंटली जो ऑपरेशनल है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको NIC जो है वही मैनेज कर रहा है।
कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ चेन में डायग्राम पर देखिएगा, यहाँ मेरे पास है एक रजिस्टर्ड पर्सन, एक सप्लायर है जी, ठीक है जी, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो वो रजिस्टर्ड है, तो ये जो उसकी जीएसटी पोर्टल है इस पर उसके लेजर खुले हुए होंगे, आप सबको पता है, ई लायबिलिटी लेजर, ई क्रेडिट लेजर एंड ई कैश लेजर। इसी पोर्टल पर वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता होगा, GSTR1 GSTR3 भी, ठीक है जी। अब उन्होंने ई इनवॉइसिंग की स्कीम में क्या बोला है सुनो, उन्होंने बोला कि सप्लायर आप रजिस्टर्ड हो हमारी जीएसटी पोर्टल पर, अब मान के चलते हैं इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। तो ई इनवॉइसिंग करनी कैसे है, बड़ा सिंपल, शॉर्टकट में ही बताऊंगा, जस्ट बड़ा 2-4 शब्दों में ही। आप इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इनवॉइस उस पोर्टल पर जाकर के बनाना है, आप इनवॉइस जैसे बनाते हैं, आपका नॉर्मल टैली में आप इनवॉइस बनाते हैं, या आपके पास कोई ERP सिस्टम है उसमें बनाते हैं, या आप मैन्युअली बनाते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे ही आप इनवॉइस बनाएंगे। ई इनवॉइसिंग का सिर्फ ये मतलब है जो भी इनवॉइस आपने बनाए हैं उन इनवॉइस का डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के जो है वो फीड करना है। इनवॉइस रिपीट कर रहा हूँ, आप मैन्युअली बना रहे हैं अपने, या मैन्युअली बनाओ, आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना रहे हो आप उसमें बनाओ, जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ, उसकी बात नहीं कर रहे। अब जो इनवॉइस काटा उसका कुछ रेक्विजिट डिटेल्स वो आपको इनवॉइस पोर्टल, जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोला जाता है, उसमें जो है कुछ रेक्विजिट डिटेल जो है वो आपको फीड करनी है। और आप पोर्टल पर जब जाओगे तो आपको डिटेल्स जो फीड करनी है उसके लिए बेसिकली वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा GST INV1, तो आप उस पोर्टल पर जाकर के ये खोलें GST इनवॉइस 1 और उसमें जो जो डिटेल्स मांगी गई है वो डिटेल्स सबमिट कर दें। आपने इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इनवॉइस वहाँ नहीं बनाया, इनवॉइस तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाया, सिर्फ उस इनवॉइस की डिटेल जो है वो उस पोर्टल पर जो है वो अपलोड करी। पोर्टल पर जब आप ये डिटेल अपलोड करोगे तो पोर्टल इस इनवॉइस को एक यूनिक नंबर दे देगी जिसको बोला जाएगा IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। एनक्रिप्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी, हैश टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होगा ये। आप वहां डालेंगे, रेक्विजिट डिटेल्स अपलोड करेंगे, पोर्टल नंबर दे देगी इसको IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। एनक्रिप्टेड फॉर्म का इनवॉइस हो गया, हैश टेक्नोलॉजी हो गई। साथ ही में पोर्टल इसके ऊपर एक QR कोड जो होगी वो फिक्स कर देगी। QR कोड लगभग वैसे ही होता है जैसे जनरली आप पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं तो वो स्कैन करते हैं, तो ऐसे ही एक QR कोड जो होगा वो ये पोर्टल इस इनवॉइस पर लगा देगी। उस QR कोड में इस इनवॉइस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो होगी वो एनकोडेड रहेगी, जो इस इनवॉइस का ऑथेंटिकेशन बेसिकली प्रूव करेंगी। तो पोर्टल पर इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड होंगी, पोर्टल एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके QR कोड अफिक्स करके उस इनवॉइस की एक कॉपी जो होगी वो सप्लायर को मेल कर देंगे और दूसरी कॉपी जो होगी वो रेसिपिएंट को जो होगा वो मेल कर देंगे। तो अब ये इनवॉइस बेसिकली पोर्टल से ऑथेंटिकेट हो गया, पोर्टल ने इसको अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया और सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों को जो है वो कम्युनिकेट कर दिया। और विजुलाइज ये किया गया है कि इस इनवॉइस की डिटेल्स सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में ऑटो फीड कर दी जाएगी एंड रेसिपिएंट की इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में जो होगी वो ऑटो फीड कर दी जाएगी। इससे इन दोनों को कन्वीनियंस हो जाएगी ऑटो पॉपुलेशन की वजह से, टू दैट एक्सटेंट इन दोनों को वो इंफॉर्मेशन कीड इनटू जो होगी वो नहीं करनी पड़ेगी। एंड साथ ही अगला विजुलाइजेशन ये किया गया इस कंसेप्ट में कि जिस इनवॉइस पोर्टल पर ये इनवॉइस डिटेल आपने अपलोड करी वो पोर्टल साथ ही साथ इस इनवॉइस की डिटेल को ई-वे बिल पोर्टल पर भी ट्रांसमिट करेगी और ई-वे बिल का पार्ट A भी ऑटो पॉपुलेशन के बेसिस पर तैयार कर देगी। आपने इनवॉइस में कुछ की सारी डिटेल डाली ही होगी, कितनी वैल्यू के हैं, क्या HSN है और आपको जो है ये किस जगह से किस जगह भेजना है, तो ये सारी डिटेल आपने डाली होगी। इनवॉइस पोर्टल इसे ई-वे बिल पोर्टल पर ट्रांसमिट कर देगी जिसकी वजह से पार्ट A जो होगा वो ऑटो पॉपुलेट होकर के जो होगा वो तैयार हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पार्ट A तैयार हो जाएगा, गुड्स की डिटेल हो जाएगी, और पार्ट B नहीं तैयार हुआ, वो ट्रांसपोर्टर ही ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डाल के पार्ट B कंप्लीट कर देगा, ई-वे बिल जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए जो सप्लायर है वो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कवर्ड था,
तो उसने अकॉर्डिंगली इनवॉइस पोर्टल के थ्रू ये सब मैकेनिज्म किया। अब इस केस में इनवॉइस पोर्टल ने पार्ट ए ऑटो पॉपुलेट कर दिया और जो भी ट्रांसपोर्टर था उसने पार्ट बी में ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डाली, ई वे बिल जनरेट हो गया, उसको एक नंबर मिल गया और ये ट्रांसपोर्टर अब इस ई वे बिल की फिजिकल कॉपी, एक प्रिंट आउट या ई वे बिल का नंबर, दोनों में से जो उसे पसंद हो वो लेकर के गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आगे कर सकता है। और साथ में ये उसे रिलैक्सेशन दिया गया है कि ई इनवॉइसिंग वाले केस में आपको इनवॉइस की कॉपी लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। आप इनवॉइस की कॉपी की बजाय IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो कैरी कर सकते हैं। दोहरा देता हूं, अगर ई इनवॉइसिंग नहीं है तो आप इनवॉइस की फिजिकल कॉपी कैरी करेंगे। ई वे बिल की फिजिकल कॉपी या नंबर आपकी चॉइस है। अगर ई इनवॉइसिंग है देन इन दैट सिचुएशन आप IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो कैरी करें, ई वे बिल को लेकर के आपकी चॉइस है, कॉपी या नंबर जो भी आपको कैरी करना है वो आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट फ्यूचर रेडी कंसेप्ट है इनवॉइस रेफरेंस नंबर का, तो आपको ये समझ आ गया होगा, आई बिलीव सो। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 68 ने आपको बता दिया कि व्हाट यू आर सपोज्ड टू कैरी। अब वो ये कहते हैं कि भाई साहब जो आपको बोला जा रहा है उसको जरूर कंप्लीट करिएगा और आपके कंप्लायंस लेवल को चेक करने के लिए रास्ते में आपको इंटरसेप्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए जो है वो कहा जा सकता है। कौन करेगा हमारी चेकिंग? तो उन्होंने बोला जी उसके लिए कमिश्नर जो होगा वो ऑथराइज करेगा प्रॉपर ऑफिसर्स को, और वो लोग जो होंगे वो रास्ते में इंटरसेप्शन करके चेक कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली अगर बोलूं तो ये PIC ऑफ कन्वेंस गुड्स लेकर के जा रहे हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स टैक्स इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी होगी, टैक्स इनवॉइस की कॉपी होगी, प्रिंट आउट होगा, या ई इनवॉइसिंग का केस होगा तो IRN होगा, और ई वे बिल की या तो कॉपी होगी या ई वे बिल का नंबर होगा। अब मैं बोल रहा हूं रास्ते में प्रॉपर ऑफिसर्स इस ट्रक को इंटरसेप्ट करके रोक करके कह सकते हैं मुझे दिखाओ क्या आप रेक्विजिट डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी कर रहे हैं। जो ऑफिसर चेकिंग करेगा वो या तो कमिश्नर के द्वारा कोई ऑथराइज ऑफिसर होगा या कमिश्नर ने अपने किसी नीचे के लेवल ऑफ ऑफिसर को एम्पावर्ड किया होगा कि तुम प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट कर दो जिन्हें रास्ते में चेकिंग करनी है। कहने का मतलब या तो कमिश्नर फिक्स करेगा इन प्रॉपर ऑफिसर को या कमिश्नर के बिहाफ पर कोई एम्पावर्ड ऑफिसर जो होगा वो फिक्स करेगा। ये फील्ड ऑफिसर होंगे जो रास्ते में बेसिकली चेक करके आपसे कंप्लायंस चेक करेंगे। अच्छा, जब ये आपको इंटरसेप्ट करेंगे तो ये बेसिकली क्या क्या चीजें आपके एंड पे से वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास इस सिलसिले में दो रूल है, एक है रूल 138B एंड एक है 138C। 138B ये कहता है इंटरसेप्शन किए जाने पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे क्या मांगेगा? बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही ऑफ कोर्स, ई वे बिल, कॉपी या नंबर, वो कुछ भी जो है वो आपसे मांग सकता है। क्लियर है जी? ये तो अभी RFID एक्टिव कंसेप्ट के तौर पर नहीं आया है। अगर RFID आया होता तो फिर ये आपसे ई वे बिल नहीं मांगते, फिर तो क्या होता RFID डिवाइसेस ऑटोमेटिकली रीड कर लेता। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं तो RFID रीडर का कंसेप्ट है नहीं, तो आपसे वो मांगेगा और आपको ई वे बिल की कॉपी और नंबर जो होगा वो दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिसर आपके कन्वेंस को भी चेक करने की पावर रखता है कि आपने दिखा दिया डॉक्यूमेंट, बोलेगा एक मिनट मैं कन्वेंस में देखना चाहता हूं कि गुड्स है क्या, तो कन्वेंस को फिजिकली जो है वो वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, फिजिकली वेरीफाई कौन करेगा? तो उन्होंने बोला जी यही प्रॉपर ऑफिसर जिसको वेरिफिकेशन की पावर दी है वही वेरीफाई करेगा। अगर अदर देन दिस ऑफिसर कभी किसी को वेरीफाई करना होगा तो वो कमिश्नर की अप्रूवल लेकर के ही वेरीफाई करेंगे। जिस आदमी को ऑथराइज कर रखा है वही कन्वेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। अगर मान लो वो आदमी नहीं है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर ऑफिसर वो करना चाहता है तो उसको जो होगी वो कमिश्नर या उसके एम्पावर्ड ऑफिसर से अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद ही जो होगा वो इसे क्रॉस चेक करेगा। अगली बात, अब कन्वेंस का वेरिफिकेशन हो गया, कन्वेंस में गुड्स हैं, उन गुड्स को जो है वो इंस्पेक्ट किया जा सकता है। रूल 138C कहता है कि उन गुड्स को जो है वो इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ गुड्स प्रॉपर है। ऐसा ना हो आप गुड्स X ले जा रहे हो, ई वे बिल आपने गुड्स Y का बना रखा हो, जो गुड्स हैं उन्हीं की डिटेल्स ई वे बिल पर होनी चाहिए, तो इट्स बट नेचुरल
हम आपका कन्वेंस जो चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या गुड्स है हम उसको इंस्पेक्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस आपने गुड्स का इंस्पेक्शन किया तो आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का आउटकम क्या है वो आपको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। जो भी फील्ड ऑफिसर ट्रक वाले को रोकता है, गुड्स का इंस्पेक्शन करता है, तो वो इंस्पेक्शन में ठीक है गलत है व्हाटसोएवर द केस में भी उसको अपनी रिपोर्ट जो होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी। रिपोर्ट अपलोड करने के लिए उन्होंने 2 लेवल बोले हैं। वो बोलते हैं सबसे पहले तो समरी रिपोर्ट आप अपलोड करेंगे जो जीएसटी ई-वे बिल 03 पार्ट ए फॉर्म में होगी एंड विद इन 24 आवर्स जो होगी ये अपलोड करनी है। ट्रक आपने रोका, विद इन 24 आवर्स समरी रिपोर्ट बना करके अपलोड कर दो कि आपने समरी कंक्लूजन्स क्या देखे। डिटेल रिपोर्ट जो है उसको आप बाद में सबमिट करेंगे इन फॉर्म पार्ट बी। इसके लिए आपको 3 डेज मिलेंगे और अगर डिटेल रिपोर्ट तैयार कराने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 3 डेज का एक्सटेंशन भी जो है वो उस ऑफिसर को जो है वो दिया जा सकता है। टाइम लिमिट आप याद कर लीजिएगा। फॉर्म को लेकर के मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, याद रख सको तो करना, नहीं तो मत करना। समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, डिटेल रिपोर्ट्स 3 डेज प्लस 3 डेज। और यहाँ एक छोटा पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, आज मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 2 मार्च 2020 को किसी ट्रक को प्रॉपर ऑफिसर ने रोका, इंटरसेप्ट किया और वो उसमें जो गुड्स है उनको इंस्पेक्ट करना चाहता है और मान लीजिए ये बात है शाम 5 बजे की, तो 2 मार्च को शाम 5 बजे ट्रक को रोक करके गुड्स इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं तो अब समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स सबमिट करनी है। अब यहाँ भी ध्यान में रखिएगा 24 आवर कैसे गिनेंगे, 2 मार्च को अगर 5 बजे इंस्पेक्शन हुई है तो 3 मार्च को 5 बजे नहीं, 3 मार्च को रात 12 बजे तक समरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा सकती है। एंड सिमिलरली डिटेल रिपोर्ट भी जो होगी वो आपने एग्जैक्ट ये 12 घंटे जाके नहीं, रहता देन मिडनाइट के बेस पर ही जो अपनी टाइम लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब ये ई-वे बिल एक ऐसा प्रोविजन है बेटा जहां गवर्नमेंट बेसिकली ये एश्योर कराएगी कि ट्रांसपोर्टर गुड्स का टैक्स इवेजन में कहीं भी योगदान ना दे रहे हो, गुड्स एक्चुअल में जो जाए वो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाए। पर प्रैक्टिकली इस बात को भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता कि ई-वे बिल चेकिंग के बहाने जीएसटी ऑफिसर, करप्ट जीएसटी ऑफिसर अगर मैं बोलूँगा, सारे नहीं बट जो कुछ भी हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स को अननेसेसरी हरेस करे या ब्राइब मांगे। तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्रोविज़न बना के छोड़ा है, रूल 138E। 138E में ये बोला गया है अगर किसी ट्रांसपोर्टर को प्रॉपर ऑफिसर रोक करके इंटरसेप्ट करता है और ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, उसने ऑफिसर को सब डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, बट फिर भी ऑफिसर ट्रक नहीं जाने दे रहा है, अननेसेसरी डिटेन करके बैठा हुआ है, ब्राइब की डिमांड कर रहा है। अगर ऐसा कोई केस है तो जो ट्रांसपोर्टर ये दावा कर रहा है कि उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, उसे हरास किया जा रहा है फिर भी, तो वो ट्रांसपोर्टर अपनी ग्रीवियंस ऑनलाइन जो है वो फाइल कर सकता है। अगर किसी भी ऑफिसर ने आपके ट्रक को डिटेन कर लिया, सीज कर लिया और विद इन 30 मिनट्स जो है आप ऑनलाइन जो है उसने आपको डिटेन सीज कर लिया, 30 मिनट हो गए, वो आपको कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप ग्रीवियंस फील कर रहे हैं, सो आप अपनी ग्रीवियंस ऑनलाइन इनफॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 04 जो है वो फाइल कर सकते हैं। आपकी इस ऑनलाइन कंप्लेंट को सेंट्रल ऑफिसर या स्टेट ऑफिसर जो भी होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो ये ई-वे बिल का ब्रॉड मैंने मैकेनिज्म बनाया। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान में रखिएगा। सर, बात आपने बता दी ब्रॉडली ई-वे बिल कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, आपने ये भी बता दिया ट्रांसपोर्टर्स को ये ध्यान में रखना है कि ई-वे बिल के बगैर गुड्स को कैरी ना करें क्योंकि रास्ते में चेकिंग होगी। सर, साथ में अब ये आखिरी पॉइंट से भी पर्दा हटा दो कि अगर विदाउट ई-वे बिल ले गए, चेकिंग हो गई, तो एक्शन क्या लिया जाएगा। तो बेटा एक्शन बड़ा खतरनाक है, सुनिएगा। अब एक्शन क्या लिया जाएगा, उस एक्शन के लिए आप सेक्शन याद करेंगे, सेक्शन 129। सेक्शन 129 में इस बात का डिस्कशन है कि अगर इन ट्रांजिट गुड्स की चेकिंग हुई, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, लेकिन गुड्स विदाउट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट ट्रैवल कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तो फिर ऑफिसर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा। सेक्शन 129 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैं डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं यहाँ भी।
वैसे जीएसटी वॉल्यूम 2 में हमारे पास सिविल प्रोसीडिंग्स में ये चैप्टर कवर होता है, सेक्शन 129, वहां पर आपको प्रॉपर डायग्राम मिलेगा, आप अभी मेरे साथ यहीं से समझ सकते हैं। सो अगर कोई ट्रांसपोर्टर गुड्स लेकर के जा रहा है लेकिन उन गुड्स के कवरिंग डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस या ई वे बिल जो है वो अपने साथ नहीं लेकर के जाता है, तो सेक्शन 129 में लिखा है ऐसे केसेस में ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो डिटेन कर ले, सीज कर ले। क्या चीजें? जो कन्वेंस इन गुड्स को लेके जा रहा है उसका डिटेंशन एंड सीजर हो जाएगा, एज वेल एज इस कन्वेंस में जो गुड्स हैं उनका भी डिटेंशन एंड सीजर हो जाएगा। सर कवरिंग डॉक्यूमेंट गुड्स के नहीं है, कन्वेंस क्यों सीज किया जा रहा है? क्योंकि हमने पीआईसी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला था 68 में कि पीआईसी यू मेक श्योर, सप्लायर की अपने ऑब्लिगेशन है, तुम्हारे अपने ऑब्लिगेशन है जीएसटी में, यू मेक श्योर कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप ट्रांसपोर्ट ना करो। अब अगर आप कर रहे हो तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कन्वेंस का भी डिटेंशन एंड सीजर होगा एंड जो गुड्स थे विदाउट दिस डॉक्यूमेंट उनका भी डिटेंशन एंड सीजर होगा। अच्छा, ऑफिसर क्या करेगा? ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 120 ये कहता है जैसे ही इंटरसेप्शन पर ये पता चलेगा नहीं है प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन, तो वो एक सीजर ऑर्डर पास कर देगा जिसका फॉर्म है जीएसटी एमओवी 06। नंबर फॉर्म का याद हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपली सीजर ऑर्डर पास किया जाएगा। फिर सीजर ऑर्डर पास करने के बाद आपको एक नोटिस भेजा जाएगा एमओवी 07, जिसमें आपको बोला जाएगा आपके गुड्स सीज किए गए हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। अब आप इसको अगर छुड़ाना चाहते हैं तो हम आपको रिक्विजिट डिमांड ऑर्डर पास करके दे रहे हैं। आपको सेक्शन 129 में कुछ टैक्स एंड पेनल्टी का अमाउंट बताया गया है, वो पे करके आप इन गुड्स को जो है वो छुड़ा सकते हैं। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 129 में ऑफिसर क्या काम करेगा? नंबर 1, सबसे पहले तो वो सीज करने के पर्पस के लिए सीजर ऑर्डर पास करेगा एमओवी 06। देन देयरआफ्टर ही विल इशू अ नोटिस टू यू एमओवी 07 स्पेसिफाइंग कि इन गुड्स को छुड़ाना चाहते हो तो आप टैक्स एंड पेनल्टी जो कि सेक्शन 129 में बताई गई है उसकी पेमेंट करके आप इसे छुड़ा सकते हो। डिमांड ऑर्डर एमओवी 08 में पास कर दिया जाएगा। आपको 14 दिन मिलेंगे। अगर आपका इस कंसाइनमेंट को छुड़ाने में इंटरेस्ट है तो विद इन 40 डेज पेमेंट करके छुड़ा लो। अगर आप विद इन 40 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो वो इन गुड्स की कन्फिस्केशन का प्रोसेस जो होगा वो इनिशिएट कर देगा। कन्फिस्केशन किया जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 130। 129 में सीजर हुआ है एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी यू कैन रिलीज योर गुड्स आफ्टर पेइंग टैक्स एंड पेनल्टी एज पर 129। नहीं करते हो तो 130 में कन्फिस्केशन होगा। कन्वेंस एज वेल एज गुड्स जो होंगे वो कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। अब कन्वेंस और गुड्स वो सरकारी संपत्ति जो होगी वो हो जाएगी। अच्छा, अब अपने को जो याद रखना है वो ये है 129 में अगर मेरा छुड़ाने का मन है तो मैं कितना टैक्स कितना पेनल्टी दे करके इन गुड्स को जो है वो छुड़ा सकता हूं। तो 129 ने उसे लेट डाउन कर रखा है। 129 ने दो सिचुएशन बना रखी है कि जो कन्वेंस या गुड्स सीज किए गए 129 में उनको छुड़ाने की पहल कौन करता है? क्या जिस गुड्स को सीज किया गया उसका मालिक आता है इनको छुड़ाने के लिए, या गुड्स का मालिक पिक्चर में नहीं आता, ट्रांसपोर्टर बेचारा जो है उसकी गरज है वो इन गुड्स को छुड़ाने में जो है वो पहल करता है। देखो, गुड्स जिसके सीज हुए, एक तो ये बात हो सकती है जिस सप्लायर ने गुड्स भेजे थे, जिसके गुड्स थे वो पहल करे अरे मेरे गुड्स सीज हो गए मुझे छुड़ाने हैं। और ऐसा हो सकता है कि सप्लायर ट्रांसपोर्टर को बोले मुझे नहीं पता भाई साहब, तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तुम हैंडल करो। तो ट्रांसपोर्टर जो हो वो पहल करे और वो उन गुड्स को छुड़ाने के लिए ऑफिसर के सामने आए। तो 129 ने दो केसेस बना रखे हैं, whether it is the owner who is coming forward to release the goods or whether it is other than owner, transporter for an example, who is coming forward to release the goods। और इसके अलावा उन्होंने बोल रखा है जिन गुड्स को सीज किया गया है उससे साथ में ये चेक करेंगे कि वो गुड्स नॉन एग्जेम्प्ट गुड्स थे जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जा रहे थे, या वो एग्जेम्प्ट गुड्स थे जो कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जा रहे थे। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गुड्स है जिसके ऊपर 12% का जीएसटी रेट है। क्या ये गुड्स था जो कि पकड़ा गया है, सीज हुआ है, या फिर कोई निल रेट वाला एग्जाम गुड्स था जिसको जो है वो सीज किया गया है? और यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, कई बच्चों ने मुझे पहले भी ये क्वेरी पूछी है ओवर मेल, सर एग्जाम्ड गुड्स के लिए तो ई वे बिल नहीं चाहिए होता, रूल 138(14) कहता था। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम गुड्स के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए, पर बेस डॉक्यूमेंट बिल ऑफ सप्लाई तो भी चाहिए। और अगर वो बेस डॉक्यूमेंट नहीं है
तो ऑफिसर के पास पावर है, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसकी वजह से गुड्स को सीज करने की। आई वुड लाइक टू रिपीट, एग्जाम गुड्स का ई वे बिल नहीं चाहिए होता, बिल्कुल सही है, 138.14 कहता है, लेकिन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान कुछ तो चाहिए ही होता है मूवमेंट के लिए। अगर नहीं है तो फिर आपके गुड्स जो होंगे वो सीज किए जाएंगे और पेमेंट बेस पर ही आपको रिलीज कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब पेमेंट कैसे कैसे होगी वो आपको याद रखनी है। अगर नॉन एग्जाम गुड्स से लेट्स सपोज 12% वाले, तो आपको टैक्स भी देना है एंड पेनल्टी भी देनी है। और अगर एग्जेम्प्ट वाला गुड्स पकड़ा गया है, सीज किया गया है, तो आपको टैक्स तो नहीं देना बिकॉज एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको पेनल्टी डेफिनेटली जो है वो पे करनी है। ठीक है, अब हम मानते हैं ओनर ऑफ द गुड्स वो अपने गुड्स को 129 में रिलीज कराने के लिए आया है। सो ऑनर ऑफ द गुड्स अगर नॉन एग्जाम गुड्स को रिलीज कराने के लिए आएगा तो सेक्शन 129 कहता है उसे उन गुड्स का एप्लीकेबल टैक्स ऑन द स्पॉट जो होगा वो पे करना पड़ेगा एंड अलोंग विद पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी एप्लीकेबल टैक्स है एंड अलोंग विद दैट उसको इक्विवेलेंट पेनल्टी जो होगी वो भी पे करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम गुड्स पकड़े गए हैं और वो उसको 129 में रिलीज कराने के लिए आया है तो टैक्स तो कुछ भी नहीं देना, पेनल्टी के नाम पर उसे देना पड़ेगा लोअर ऑफ द टू। एंड प्लीज यहां ध्यान में रखिएगा, हायर ऑफ द टू नहीं, ये प्रोविजन जो है ये बेनिफिशियल है इनके लिए, हायर नहीं बोला हुआ, लोअर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000। तो अगर 1 करोड़ की वैल्यू है तो 2% 2 लाख और 25,000, विच एवर इज हायर नहीं, विच एवर इज लोअर, 25,000 जो होगा वो पे करना पड़ेगा। 10,000 गुड्स की वैल्यू थी तो 10,000 का 2% 200 रुपए, 200 रुपए और 25,000, विच एवर इज हायर नहीं, लोअर 200 रुपए जो होंगे वो पे करके गुड्स रिलीज कराने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? अच्छा जी, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऑनर नहीं आता है, ऑनर कहता है मैं नहीं छुड़ा रहा गुड्स, तू देख, ट्रांसपोर्टर वो आता है अगर इन गुड्स को रिलीज कराने के लिए, तो फिर उसको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी। नॉन एग्जेम्प्ट के केस में एप्लीकेबल टैक्स जो भी है वो भरना पड़ेगा एंड पेनल्टी के नाम पर 50% ऑफ द वैल्यू लेस टैक्स ऑलरेडी पेड, 50% ऑफ द वैल्यू लेस टैक्स ऑलरेडी पेड। यहां देखेंगे पेनल्टी अमाउंट सब्सटेंशियली हायर हो जाएगा। ऑनर अगर आएगा तो वो उतनी हायर पेनल्टी नहीं ले रहे, बट अदर देन ऑनर अगर आएगा तो पेनल्टी का अमाउंट सब्सटेंशियली हायर लगाया गया है, 50% ऑफ द वैल्यू। 40 लाख के गुड्स है तो 20 लाख लेस टैक्स, इतना हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। दे आर क्वाइट सीरियस एज टू द कंप्लायंस ऑफ ई वे बिल, डिफॉल्टर हैज टू सफर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द पेनल्टी। और अगर एग्जाम गुड्स का केस है, अदर देन ऑनर आया है, देन इट इज लोअर ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000। ऑल दीज लिमिट्स यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर बिकॉज एग्जाम में नवंबर 2019 में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हैं। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जस्ट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां सामने करा भी देता हूं। मान लीजिए कोई गुड्स है, गुड्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए, उस पर सीजीएसटी है 6%, एसजीएसटी है 6%, टोटल टैक्स कितना है 12%। अब ये गुड्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इन ट्रांजिट पकड़े जाने पर सीज कर लिए गए। अब इन गुड्स का रिलीज 129 में अगर कराना है तो फिर 129 में रिलीज कराने के लिए क्या पेमेंट देनी होगी? अगर ऑनर रिलीज कराता है तो, और अदर देन ऑनर कराता है तो सुनिएगा, ये गुड्स कौन से हैं? नॉन एग्जेम्प्ट गुड्स। तो हम सिंपली समझ रहे हैं ऑनर रिलीज कराएगा तो क्या देगा, अदर देन ऑनर कराएगा तो क्या देगा। अगर ऑनर रिलीज कराएगा तो एप्लीकेबल टैक्स, तो एप्लीकेबल टैक्स सीजीएसटी 6% ऑफ 1 लाख कितना है 6,000 वो देना पड़ेगा एंड पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स कितनी देनी पड़ेगी 6,000। और प्लीज ध्यान में रखिएगा आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ऐसे ही एक सेक्शन होगा 129 ऑफ एसजीएसटी एक्ट जिसने इस बात को एज इट इज रिपीट करके लिख रखा होगा फॉर एसजीएसटी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की वजह से आपको एप्लीकेबल सीजीएसटी 6,000 एंड पेनल्टी इक्वल टू दिस एप्लीकेबल सीजीएसटी 6,000 देनी पड़ेगी एंड 129 ऑफ एसजीएसटी एक साथ में चलेगा, उसकी वजह से आपको एप्लीकेबल एसजीएसटी 6,000 एंड पेनल्टी 100% ऑफ दिस एप्लीकेबल एसजीएसटी 6,000 पे करनी पड़ेगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो देख लेना कि क्वेश्चन आपको
किस सेंस में पूछा जा रहा है, गुड्स रिलीज कराने के लिए 129 ऑफ CGST एक्ट में क्या पे करना है। अगर ये पूछा जाए तो 6000 और 6000, और अगर ये पूछा जाए टोटल टैक्स क्या पे करके छुड़ाना है तो 6 12,000 का टैक्स एंड 6 12,000 की पेनल्टी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए सेम एग्जांपल में ऑनर नहीं आता, ट्रांसपोर्टर आगे आके कहता है जी ऑफिसर गुड्स को आप छोड़ो, बताओ क्या पेमेंट करनी है, मैं छुड़ाऊंगा, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर अदर देन ऑनर पर्सन आएगा तो 129 ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से उन्हें एप्लीकेबल CGST 6000 पे करना पड़ेगा एंड पेनल्टी के नाम पर उन्हें 50% ऑफ द वैल्यू 50,000 माइनस टैक्स 6000 44,000 रुपीज का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आप ध्यान दे रहे होंगे, विच इज क्वाइट हैवी पेनल्टी। और मामला भी खत्म नहीं हुआ, उसे SGST के सेम सेक्शन के हिसाब से एप्लीकेबल SGST 6000 एंड एसोसिएटेड पेनल्टी 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स 50,000 माइनस 6000 44,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इन टोटलिटी जब आप देखेंगे तो समझ आ रहा है, ऑनर छुड़ाने आया तो वो 12,000 का टैक्स और 12,000 की पेनल्टी पर ले जाएगा। ऑनर नहीं आया तो टैक्स तो 12,000 का, टैक्स में कोई चेंज नहीं होगा, बट पेनल्टी 88,000 की हो जाएगी इन कंपैरिजन टू 12,000। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि ऑनर जो है वही इन गुड्स को 129 में रिलीज के लिए आए। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कह दूं ये गुड्स एग्जाम गुड्स थे, इन पर CGST SGST 0 था, अब क्या पेनल्टी होगी? तो अब पेनल्टी क्या होगी, अगर ऑनर रिलीज कराने आएगा तो 2% ऑफ द वैल्यू 2,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, 2,000 की पेनल्टी CGST में एंड सिमिलरली 2,000 की पेनल्टी SGST में, 4,000 रुपए पे करके आप गुड्स जो होगा वो छुड़ा लेंगे। और अगर ऑनर नहीं आया, ट्रांसपोर्टर के एंड पे से रिलीज हुआ तो 5% ऑफ द वैल्यू 5,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो CGST में 5,000 की पेनल्टी एंड SGST में 5,000 की पेनल्टी, टोटल 10,000 की पेनल्टी लेकर के आप गुड्स छुड़ा लेंगे। और आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में डॉक्यूमेंट ना कैरी करने पर पेनल्टी गवर्नमेंट बहुत कम लगाती है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट क्लियर है, यहां बेसिकली टैक्स इवेजन नहीं चल रहा था कि इसे हार्शली पुनिश किया जाए, ये बेसिकली सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नॉन कैरी वाली बात है, तो चलो कम पेनल्टी से भी काम चल सकता है। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर क्या होगा अगर वो गुड्स जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई वाला गुड्स नहीं था, वो इंटर स्टेट सप्लाई वाला था, इन द सेंस दिल्ली से गुड्स आ रहे थे पंजाब में चेकिंग हुई, डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो अब इस सप्लाई पर CGST SGST की बात नहीं चल रही है, तो IGST इवेजन वाला केस है, तो अब क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा IGST एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन 20, जिसने CGST एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया हुआ है। IGST एक्ट का सेक्शन 20 उसने बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो कर रखा है और उनमें पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं। तो सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट जो है वो IGST एक्ट ने बोरो कर रखा है, और साथ में उन्होंने ये बोला है कि CGST एक्ट अगर X रुपीस की पेनल्टी बोलेगा किसी डिफॉल्ट के लिए, तो IGST में वो पेनल्टी सेक्शन बोरो करके जब आप अप्लाई करोगे तो आप X की पेनल्टी को 2X कर देना, क्योंकि CGST का रेट अगर 6% होता है तो IGST 6 नहीं होता, 12 होता है। तो ऐसे ही अगर CGST एक्ट ने पेनल्टी X बोली है तो IGST अप्लाई करते टाइम आप उस पेनल्टी को X नहीं 2X समझ के जो होगा वो अप्लाई कर देंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि बेटा नवंबर 2019 में एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो कंसाइनमेंट इंटरसेप्शन हुआ था वो IGST वाला था। तो आपको ये छोटी छोटी बातें इस रिविजनरी मटेरियल के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़िएगा, इंटर स्टेट वाला हुआ है या फिर इंट्रा स्टेट वाला हुआ है, ताकि आप उसको सही से हैंडल कर सके। सो ये ओवरऑल बेसिक प्रोविजंस हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट, ई-वे बिल बनाना है वो रिक्वायरमेंट कहां से आती है? रूल 138। वो सब कुछ कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, कहां बनाएगा, कितने दिन का होगा, वो सब बताएगा। ये ई-वे बिल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को ये बात समझनी है, सेक्शन 68 उस पर्सन इन चार्ज को ये ऑब्लाइज करके चलता है कि आप स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट के बगैर मत चलिएगा, नहीं तो सीजन में फंस जाओगे। स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट में सिर्फ इनवॉइस काफी नहीं है, ई-वे बिल भी है।
तो वो 68 है, जिसकी वजह से इस पूरे ई वे बिल की सिग्निफिकेंस आती है। एंड ना हुआ तो फिर 129 में जो एक्शन होगा उसे भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। बाकी हम बात करते हैं अब इसके बाद डिटेल में कि ई वे बिल कब, कैसे, किस तरीके से जनरेट होता है। मेरा आगे के लेक्चर का डिस्कशन का जो फोकस होगा वो होगा अब प्योरली रूल 138।